हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को अंकगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे गणित विषय की जो भी शुरुआत होती है वो इसी टॉपिक से आपकी शुरुआत होती है। क्योंकि गणित का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गणित क्या होता है। क्योंकि जब तक हमें गणित विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी तो गणित का जो भी विस्तृत जानकारी होगी, गणित का जो गहर ज्ञान होता है वो गहरा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि गणित क्या होता है। तो गणित में क्या होता है, गणित जो आपका है, गणित आपका एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी प्रकार की संख्याओं का लेखा जोखा पढ़ते हैं। जो भी संख्याओं का लेखा जोखा होता है वो हमारा गणित कहलाता है। क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। गणित में क्या होता है, गणित के मुख्य रूप से हम 3 भाग कर देते हैं। गणित को कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है आपका अंक गणित। कौन सा गणित होता है आपका? अंक गणित। दूसरा, इसी श्रृंखला में जो अगला भाग बनता है वो आपका होता है बीज गणित। वो भाग क्या होता है आपका? बीज गणित होता है। और तीसरा जो भाग होता है उसे हम रेखा गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेखा गणित कहते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि गणित हमने पढ़ा, गणित क्या था? सभी प्रकार की संख्याओं का जो भी लेखा जोखा था वो हमारा गणित था। गणित को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला भाग हमारा अंक गणित था, दूसरा भाग हमारा बीज गणित था और तीसरा भाग हमारा रेखा गणित था। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा कि अंक गणित क्या है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अंक गणित हमारा क्या होता है। तो अंक गणित में क्या है, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि अंक गणित है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है आपका अंक और दूसरा है आपका गणित। अतः हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसा गणित जिसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ अंकों का प्रयोग पढ़ते हैं, यानी कोई भी ऐसा गणित जिसमें हम अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम अंक गणित कहते हैं। यहाँ तक आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अब अंक गणित में क्या होता है, हमें यह पता चला कि हम अंकों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंकों का। अब अंक जो होते हैं, अंक क्या होता है? तो अंक किसी भी संख्या का सबसे वह सूक्ष्म भाग होता है जिससे उस संख्या का निर्माण होता है। अब यहाँ से हम जो अंक गणित का सबसे प्रमुख टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है, उसे हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं। संख्याओं में क्या होता है? संख्या क्या है? संख्या क्या है कि किसी भी गणित का कोई ऐसा व्यंजक हो जिससे हम ये ज्ञात करते हैं, जैसे गिनने में, किसी भी चीज को लिखने में, किसी भी संख्या को काउंट करने में जिन मानों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। संख्याओं को निम्नलिखित प्रमुख भागों में बांटा जाता है। जैसे इसका पहला जो सबसे प्रथम भाग निकल के आता है वो होता है हमारे प्राकृतिक संख्याएं। यानी संख्याओं का पहला पार्ट क्या है हमारा? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी ऐसी संख्या, यानी जो 1 से लेकर के 9 तक हम जिन संख्याओं का अध्ययन करते हैं वो हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद यदि हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में इन्हें शून्य से शुरू कर दें, कहां से शुरू कर दें प्राकृतिक संख्याओं को? शून्य से। क्योंकि जैसा अभी तुमने देखा प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं थी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? अभी माना मैं आपसे बोलूं कि आप लिखे दिखाइए 90, कितने लिखने हैं आपको? 90। तो 90 संख्या का निर्माण करने के लिए आपको 2 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें पहला अंक होगा आपका 9 और दूसरा अंक होगा आपका 0।
अब शून्य संख्या प्राकृतिक संख्या में तो थी नहीं, अतः प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण करने के लिए हमें एक नए डिजिट की आवश्यकता हुई, जिससे हम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे शून्य कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर के जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, 1 हुआ, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। कौन संख्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसी श्रृंखला में आगे कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एक दूसरी संख्या से रिलेशन रखती हैं। क्या रखती है? दूसरी संख्याओं से रिलेशन रखती हैं। इनमें पहली संख्या होती है हमारी, उसे हम सम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं कौन सी हैं तुम्हारी? कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कोई भी कैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे माना मेरा 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ। ऐसे ही कोई भी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या बोलते हैं? उन्हें सम संख्या बोला जाता है। अब यहां से प्रश्न ये उठता है कि माना जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, वो तो हमारी सम संख्या कहलाती हैं, लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन संख्याओं को फिर हम क्या नाम देंगे? तो उन संख्याओं को जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम कौन सी संख्या बोलते हैं? उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्याएं बोलेंगे? उन्हें हम विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्याएं कौन सी होंगी? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती होंगी। जैसे आपका 7 हो गया, 7 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। आपका 9 हो सकता है, 7 से पहले आपका 5 भी हो सकता है, 3 है, आ रहा है समझ? इसी तरह 11 है, 13 है, आपका इसी तरह 15 है, इसी तरह आपका 17 है। यानी समझने की बात यह है कि विषम संख्याएं हमारी वो संख्याएं कहलाएंगी जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित तो नहीं होती होंगी। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद अगली संख्या हमारी निकल के आती है, उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं उन्हें? पूर्णांक। पूर्णांक में हम क्या करते हैं? जो संख्या मैंने अभी पढ़ी, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अभी हमने जाना कि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थी? जो संख्याएं 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं थी, वो कौन सी संख्याएं थी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य और शामिल कर दें तो वो संख्या कौन सी बन जाती थी? पूर्ण संख्या बन जाती थी। सम संख्या क्या थी? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती थी, अतः जिनमें 2 का भाग देने पर जिनमें कोई भी शेष नहीं बचता था, कोई भी रिमाइंडर नहीं आता था, वो हमारी सम संख्याएं थी। विषम संख्या क्या थी? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती थी, अतः उनमें कहीं ना कहीं हमारा रिमाइंडर शेष बचता था, तो वो संख्या कौन सी थी? विषम संख्याएं थी। अब पूर्णांक में क्या करेंगे हम? कोई भी ऐसी संख्याएं जो माइनस वैल्यू से लेकर यानी माइनस से, नेगेटिव से और पॉजिटिव तक चलती हैं, वो हमारी संख्याएं सब पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लो मैंने भी यहाँ पे कोई संख्या लिख दी कि -5 है, फिर -4 लिखा, फिर -3 लिखा, फिर -2 लिखा, फिर -1 लिखा। उसी श्रृंखला में 0 है, फिर +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +5 हुआ। तो ये जो भी संख्याएं थी, इन संख्याओं में हमने देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा था? जो भी हमारा अंक था, जो भी डिजिट था, वो सबसे पहले नेगेटिव था। नेगेटिव शून्य सहित पॉजिटिव का जो भी मिश्रण होता है, यानी वो कौन सी संख्या या क्या मान कहलाते हैं? वो पूर्णांक कहलाते हैं।
आशा करते हैं पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब पूर्णांक के बाद क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक संख्याएं एक दूसरे के सापेक्ष अनुपात में लिख दी जाए, अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में लिख दी जाए। भिन्न के रूप में उदाहरण से समझते हैं। अभी मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी, एक मैंने पूर्ण संख्या उठा ली 2 और दूसरी पूर्ण संख्या उठा ली 3। इन 2 और 3 को हमने एक अनुपात के रूप में लिख दिया। अनुपात का मतलब भिन्न के रूप में लिख दिया, यानी P/Q के फॉर्म में रख दिया। तो ये जो संख्याएं होती हैं, जो भिन्नात्मक मान होते हैं, वो हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? वो परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या क्या होती है समझ चुके होंगे। परमेय संख्या का मतलब होता है कोई भी ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी होती है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या के बाद क्या होता है, कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम किसी भी परमेय संख्या यानी किसी भी भिन्न के रूप में, किसी भी P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। वो संख्या हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्या में क्या होगा, अगर मान लो उसे हम परमेय रूप में नहीं लिख सकते, मान लो मैंने आपको लिख दिया √5, कितनी वैल्यू लिख दी? √5। तो √5 की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी एक अपरमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। ऐसे हमारा √7 हो सकता है, ऐसे √11 हो सकता है। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? हमारी परमेय संख्याएं होंगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे क्या होता है। हमने सीखा संख्याएं क्या थी, संख्याओं के बाद सीखा संख्या कितने प्रकार की थी, उसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बाद हमने सीखा सम संख्याएं क्या थी, सम संख्याओं के बाद हमने सीखा विषम संख्याएं क्या थी, विषम संख्याओं के बाद हमने सीखा हमारे पूर्णांक क्या थे, पूर्णांक के बाद हमने देखा कि हमारे परमेय संख्याएं क्या थी, परमेय संख्याओं के बाद हमने देखा कि हमारी अपरमेय संख्याएं क्या थी। अब इन संख्याओं के अतिरिक्त हम और संख्याओं पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे इसी श्रृंखला में हमारी अगली संख्या होती है, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं उन्हें? हम भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या हमारी कौन सी संख्या होती हैं? आप कहोगे सर ये भाज्य संख्या कौन सी आ गई, हमने तो सभी प्रकार की संख्या पढ़ रखी थी। तो भाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित होती रहती हैं। अभी मान लो मैं उदाहरण से समझाता हूं। अभी मान लो मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी, वो संख्या है 12। कितनी है वो संख्या? 12 वो संख्या। अब 12 संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में यदि विभक्त करना चाहें तो इसे हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से यदि हम इसे भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है और 6 इसका भागफल आ जाता है। अतः हमें पता चला कि 12 है वो 2 से गुणनखंडित हो जाती है। दूसरा यही संख्या 12 है, इसे हम चाहे तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यदि इसे 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो भागफल हमारा 4 प्राप्त होगा। तो हमें पता चलता है कि जो 12 है, 12 एक ऐसी संख्या है जो भाग देने से यानी दूसरी संख्याओं से कट जाती है, विभाजित हो जाती है। तो जो संख्याएं दूसरी संख्याओं से विभाजित होती रहती हैं, जो संख्या दूसरी संख्या से कट जाती हैं, वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याओं के बाद क्या होता है, कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती हैं। उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं? उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं आप कौन सी हैं? थोड़ा उदाहरण से देखते हैं। अभी मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया और वो है 70 यानी 17। कितनी संख्या ली है मैंने? 17 लिया है। अब 17 से मैं ये बोलूं कि तुम इस 17 के गुणनखंड करके दिखाइए, तो क्या इसे तुम किसी भी 17 के अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से विभाजित कर सकते हो? आप कहोगे सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम 17 के अतिरिक्त इस संख्या को किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित तो नहीं होगी। क्या नहीं होगा? पूरी तरह से विभाजित तो नहीं होगी। जब ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी,
किसी न किसी संख्या को रिमाइंडर में छोड़ेगी, यानी इसके किसी न किसी शेष फल का निर्माण होगा। तो आप कह सकते हो सर 17 किसी भी संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। अतः 17 हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि कुछ संख्या ऐसी होती है जो दूसरी संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्याएं किसी अतिरिक्त संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती हैं, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। आशा करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ये आपकी संख्याएं थी, संख्याओं के प्रकार थे, और संख्याओं के प्रकार के बाद हम अगले टॉपिक में आपको ये क्लियर कराएंगे कि इन संख्याओं के द्वारा जो इनके गुणधर्म हैं, जैसे इन संख्याओं के द्वारा हम HCF प्राप्त कर सकते हैं, उन संख्याओं का LCM प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, वो हमारा अगला टॉपिक यही होगा कि हम HCF समझाएंगे, आपको LCM समझाएंगे, और उसी क्रम में धीरे 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 संख्याओं के जितने गुणधर्म हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड, उनको धीरे धीरे हम कवर करते रहेंगे। और इस तरह ये सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप क्या करें, अपना जो भी ये मॉनिटर बाबा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, जिससे आप उस वीडियो का तुरंत लाभ ले सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।